नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग 22 नवंबर की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनकी सीरीज को देखेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि हम लोगों ने नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स की डेली बेसिस पे सीरीज को स्टार्ट करा है, जो कि आपको यहाँ पर हम यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं। उस रिस्पेक्ट में हम लोग 22 नवंबर के करंट अफेयर्स को भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपके सामने जो करंट अफेयर्स लेके आई हूँ वो यहाँ पर इस बार जो है वो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं। जिसमें फर्स्ट टॉपिक है काशी तमिल संगम, विक्रम एस इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। थर्ड वन इज टेररिज्म, फोर्थ इज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एंड फिफ्थ वन इज निकोबारी होड़ी। इस बार की जो काशी तमिल संगम है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए सब लोग फटाफट से हेडिंग बना लेंगे काशी तमिल संगम की। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिसेंटली ही जो है काशी तमिल मीट को अभी देखा गया है वाराणसी में। एक्चुअली में यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने यहाँ पर काशी तमिल संगम को स्टार्ट किया है, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट रहेगा। यहाँ पर 30 दिनों का ये इवेंट है, यहाँ पे रीड करेंगे सब लोग, जिसमें करीब 2400 पीपल जो हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ से? तमिलनाडु से। वो 2400 पीपल का जो ग्रुप है यहाँ पर, वो यहाँ पर आएगा और वो यहाँ पर आके जो वो साउथ से आएंगे ना, तो वो यहाँ पर वाराणसी में जो अयोध्या और प्रयागराज है वहां पर आके ट्रिप्स में यहाँ पर जो हमारा यहाँ का एंशियंट कल्चर है उसको जानेंगे। जो हमारा पूरा कल्चर उसके बारे में यहाँ पर समझेंगे और पीपल टू पीपल कनेक्शन जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर बढ़ेगा। देखिए, जो ये पूरा एक फिनोमिना रहेगा वो हर एक तरीके से जुड़ा हुआ होगा। वो सिर्फ एक कल्चर से जुड़ा हुआ नहीं है, वो आर्ट से भी जुड़ा होगा। वो जो हमारा आयुर्वेद है उससे जुड़ा होगा। नॉलेज, क्योंकि ये दोनों ही सेंटर काशी और तामिल, ये दोनों ही सेंटर नॉलेज से जुड़े हुए हैं, तो ये उससे जुड़ा हुआ होगा। साथ ही साथ जितने भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं और जितनी भी मेडिसिनल चीजें हैं ये सब से ही जुड़ा हुआ होगा। सिर्फ एक इवेंट नहीं है कि एक इवेंट से जुड़ा होगा, ये अपने अपने आप में काफी सारे इवेंट्स हैं, उन सब के साथ जुड़ करके ये एक बहुत ही नया और बहुत ही यूनिक तरीके से नॉर्थ और साउथ का कॉन्फ्लुएंस होगा। गंगा यमुना संगम जो है जहां पर होता है वहां पे ये चीज रखी जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही बहुत पुराने एक जो है वो आप कह सकते हो कि संस्कृत और तमिल ये हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेजेस है। सब जानते हैं ना इस चीज को। संस्कृत और तमिल हमारी जो ये लैंग्वेजेस हैं ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेज में है, ये सबसे पुरानी लैंग्वेजेस हैं। तो इट इज दे आर वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो ये क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं ये आप याद रखें। एक्चुअली में ये चीज शुरू कहाँ से हुई, इसके पीछे भी ना एक स्टोरी है। लेट मी टेल यू द स्टोरी बिहाइंड दिस। देखिए, स्टोरी ये है कि एक राजा थी जिनका नाम था किंग पराक्रमा पांड्या। ये पराक्रमा पांड्या मदुरई के पूरे रीजन में रूल करते थे। ठीक है। नाउ अगर आप में से कोई मदुरई पूछना चाहे तो मैं उसको बता दूं, मदुरई जो है ये तमिलनाडु में एक सिटी है, जो कि इसके पास कौन से रिवर फ्लो करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आसपास जो है वैगई रिवर, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैगई रिवर फ्लो करती है और इसी के पास में एक मीनाक्षी अम्मन टेम्पल वो भी यहाँ पर बना हुआ है। ये आपको मैं ये कह सकती हूँ कि मदुरई आज के समय में ये इट इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। इट इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। और चेन्नई और कोयम्बटूर के बाद यही सबसे वहां की पॉपुलेटेड जो है वो एक सिटी है।
वैगई नदी के किनारे। ठीक है। तो ये जो मदुरई है वहां पर उन्होंने एक पूरा लॉर्ड शिवा का टेम्पल बनाने का सोचा था, जो उन्होंने सोचा कि वहां से एक लिंगम लेके आया जाए, ठीक है, काशी से। तो जब वो काशी से लिंगम लेने जा रहे थे, तो वो एक जगह पर रुके वहां पर रेस्ट करने के लिए पेड़ के नीचे। लेकिन जब वो वापस से अपना रेस्ट करने के बाद चलने लगे, तो जो काऊ थी जो कि लिंगम को कैरी कर रही थी, वो वहां से चलने से मना कर देती है। तो पराक्रमा पांड्या को ये रियलाइज होता है कि ये शायद जो शिव जी हैं उनकी ऐसी इच्छा है कि वहीं पर ही एक लिंगम का जो है वहीं पर ही उसको आप कहते हैं ना एक स्थापित कर दिया जाए। इसलिए उस जगह का नाम क्या पड़ गया? शिव काशी। शिव काशी जो है उस जगह का नाम पड़ जाता है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हुई। और जो लोग काशी नहीं जा सकते हैं उनके लिए वहीं पर ही काशी विश्वनाथ टेम्पल वहां पे बनाया गया। ठीक है, तो एक ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी फिर धीरे धीरे करके तेन काशी करके बनाया गया। देर आर सो मेनी अदर अदर थिंग्स ऑल्सो। तो बेसिकली ये प्लेसेस हैं, ये आपको याद रखनी है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है नॉर्थ और तमिल का यहाँ पर जो संगम है, ये नॉर्थ और साउथ का जो संगम है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है ना। तो इससे जो हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आपका जो टॉपिक है जो GS1 का आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला जो टॉपिक है ना, उससे इससे सवाल बन सकते हैं। ठीक है। तो अब ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर कि जो ये पूरा एक काशी तामिल समागम है, ये बेसिकली यहाँ पर किसके साथ, मतलब इसमें और क्यों ऐसा किया गया है। तो देखिए, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, जिसमें सीधी सीधी यही बात बोली गई थी कि जो हमारा 21st सेंचुरी का माइंडसेट है उसके साथ हमें अपने कल्चर को जोड़ना है। हमें मॉडर्न भी रहना है लेकिन हमें अपनी रूट्स के साथ भी जुड़े रहना है। तो ये हमारी आज की जो सरकार है या आज की जो हमारी सोच है वो इसी पर डिपेंड करती है कि हमें जो है अपनी कल्चर को नहीं भूलना है। ठीक है, तो उसी रिस्पेक्ट में है। और यहाँ पर जो है दो BHU, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको एस्टैब्लिश किसने किया था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको मदन मोहन मालवीय जी ने एस्टैब्लिश किया था। साथ में इनके कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, 1916 में। और साथ में IIT मद्रास, जो कि इस समय यहाँ पर नॉलेज पार्टनर्स हैं। तो इन्होंने इस चीज को पूरा यहाँ पर एस्टैब्लिश किया है। तो काशी तामिल संगमम, संगमम कहा जाता है इसको, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहेगा। और पढ़िएगा इसको, और साथ ही साथ जितना मैंने बताया उतना याद रखिएगा। तो इस सब से आपको एक चीज और क्लियर हुई होगी। क्या चीज क्लियर हुई है? ये क्या क्या एक और चीज प्रमोट कर रहा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कैटेगरी है वो यहाँ इसको प्रमोट कर रही है। आई होप आप लोगों को ये पूरा ये वाला जो है टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये स्टार्ट हो चुका है इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर इंक्लूड किया, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 16 नवंबर से ही स्टार्ट हो चुका है ये। ठीक है भाई, सबको ये चीज क्लियर हो गई? इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है विक्रम एस के ऊपर। देखिए, काफी ज्यादा न्यूज में है विक्रम एस। इस समय काफी ज्यादा न्यूज में छाया हुआ है। क्या है, क्यों है, क्या इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम समझते हैं। देखिए क्या हुआ कि अ, अभी तक आपको पता है कि जो इसरो है वो सारी रॉकेट्स को बनाना, लॉन्च करना, वो ये सारा काम करती है। यू ऑल नो दैट, आपको ये पहले से ही जानकारी है। लेकिन पहली बार भारत में किसी प्राइवेट रॉकेट ने ये काम किया है, प्राइवेट कंपनी ने। तो हमसे क्या सवाल किया जाएगा कि वो जो प्राइवेट कंपनी है वो कौन सी है। ठीक है, अगर आप MCQ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे यहाँ पे ये सवाल किया जाएगा। तो ये जो पूरा है, ये हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इसने ये काम किया है। और ये भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया है? विक्रम एस। क्यों रखा गया विक्रम? विक्रम सीरीज स्टार्ट की गई क्यों? क्योंकि जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है वो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया, क्योंकि वही फाउंडर थे ना इसके, इसलिए। तो ये मिशन है पूरा प्रारंभ, प्रारंभ मिशन रखा गया है। और उसी के तहत जो है वो
ये पूरा एक इसरो ने मदद करी है, ठीक है ना। मदद इसरो ने करी, श्रीहरिकोटा से ही इसको लॉन्च किया गया है। लेकिन ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप है, जो कि दो लोगों ने मिलके स्टार्ट किया है, दो इंजीनियर्स ने मिलके, तो ये उसी के तहत इसको पूरे को बनाया गया है, ठीक है ना। सबको समझ में आ गई ये बात। तो अब पता है, अगर आप एमसीक्यू पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे सीधा ये पूछा जाएगा यहाँ पर क्या है कैसे है, ठीक है। एक्चुअली में इसका जो लॉन्च हुआ था ना, होना था वो 15 तारीख को होना था, लेकिन जो है ना जो मौसम है वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए इसको यहाँ पर 18 नवंबर को लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। तो ये लॉन्च हुआ यहाँ पर, विक्रम इसका नाम दिया गया, हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई को एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए इस चीज को स्टार्ट किया गया। तो विक्रम सीरीज रहेगी, विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3, ऐसे करके ही यहाँ पर स्टार्ट किया गया है स्काई रूट से, ठीक है। तो अब पता है हमसे सवाल क्या हो, ये तो चलो आपका जो एमसीक्यू पेपर आते हैं ना उसमें आपको बहुत काम आ जाएगा। लेकिन अब क्या हमसे इसमें पूछा जाएगा कि जो आपके मेंस का पेपर है उसमें कैसा क्वेश्चन आएगा। ये जो पूरा अभी जो ये हम देख रहे हैं, हमें इतना पता है कि जो इसरो है, इसरो यहाँ पर जो है आपको पता है कि स्पेस के मामले में जो गवर्नमेंट कंपनी है इसरो, वो यहाँ पर सारा कुछ देखती है, चाहे डेवलप बनाना हो, उसे विकसित करना हो, उसका डिजाइन करना हो, उसको लॉन्च करना हो, पूरी तरीके से इसरो देखती है। लेकिन अब अगर प्राइवेट यहाँ पे जुड़ गया है, अगर कोई प्राइवेट यहाँ पे जुड़ रहा है, तो उससे हमें एक नई एज मिली है प्राइवेट सेक्टर में। नया एक जो एक प्राइवेट है यहाँ पर वो आया है, तो एक नई युग की शुरुआत हुई है, ठीक है ना। जिसकी वजह से अब हमें ये पता लगा है कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बनाएंगे, विकसित करेंगे और डिजाइन करेंगे, इसमें और इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। जो और कम कंट्रीज हैं उनकी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है, समझ रहे हो। तो हमसे जो सवाल होगा ना इस पूरे के ऊपर, वो एक ये सवाल हो सकता है कि अगर हम कल को प्राइवेट प्लेयर्स को मौका देते हैं कि आप भी भाई, जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष का पूरा क्षेत्र है, जो स्पेस है, इसमें वो और ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। सो उस तरीके से अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर अगर मैं एक योगदान कहूँ, तो क्या होगा अगर ऐसा होता है कि प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर जुड़ जाता है, तो उससे फायदा क्या होगा। सबसे पहली चीज क्या फायदा होगा कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर जो इसरो है वो बाकी और काम देख सकता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसमें अंतरिक्ष का कोई और मिशन हो गया, और ज्यादा ही स्पेस में जाना है, जैसे नासा कर रहा है, कोई सन का मिशन हो गया, कोई और आगे मिशन हो गए, या कोई और एक्सप्लोर करना है ना। ऐसी गतिविधियों पर ना इसरो अपने काम देखेगा, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस तरीके के जो काम होगा उसको और देख सकता है। और साथ में क्या होगा, ये रेवेन्यू भी लेके आएगा सरकार से के लिए, जो कि और हमें आगे के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में मदद करेगा। साथ ही साथ हाई स्किल जॉब्स, क्योंकि जो इसरो में नहीं जा पा रही, क्योंकि अभी तक एक इसरो ही है, अब इसरो के अलावा अगर और कोई हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वहां पे भी लोग जाना पसंद करेंगे। तो ये एक नई एक अपॉर्चुनिटी हमें जो है प्रोवाइड करेगा, समझ रहे हो। साथ ही साथ स्पेस की जो नई नई डिमांड्स बढ़ती जा रही है, जो भारत यहाँ पर स्पेस में अभी टॉप में नहीं आता है ना। स्पेस में अगर मैं बात करूं तो भारत का अभी स्थान जो है वो टॉप में नहीं आता है। तो अगर हमें स्पेस में भी टॉप में अपने आप को लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें और जो भागीदारी है, या मैं कहूँ पार्टिसिपेशन है, वो यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी। और वो पार्टिसिपेशन तभी बढ़ सकती है जब हम इस तरीके से यहाँ पर आने का मौका दें, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए एक मौके की तरह से यहाँ पर निकल के आया है, जिससे एक नए तरीके से एक नया पहचान जो है वो यहाँ पर मिली है। समझ गए सब लोग इस चीज को, ठीक है। बहुत से लोगों ने इस पूरी चीजों को मेजर माइलस्टोन भी कहा है। माइलस्टोन एक मील का पत्थर साबित हुआ है, अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो ये मील का पत्थर ये सब यहाँ पर साबित किया है। और ऐसा बोला गया है कि अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो ओपन हम सबको यहाँ पर कर देंगे, कि हर कोई यहाँ पर आकर इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही साथ
ये इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएगा, और पब्लिक नहीं, और ये लोगों और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो यहाँ पर और बढ़ावा भी इस चीज को दिया जा सकता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर चीज को पढ़ने के सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हर चीज के सिर्फ फायदे ही फायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं। हर एक चीज अपना नुकसान के साथ भी आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर चीज का सिर्फ फायदा ही फायदा होगा और वही आप फायदे फायदे पढ़ते रहोगे और चल गया काम। ऐसा नहीं होता है, नुकसान भी है। ठीक है, तो वो क्या है, वो नुकसान क्या है वो देखिए, मतलब चैलेंजेस क्या है, नुकसान नहीं मैं कहूंगी, चैलेंज है, क्योंकि ये चीज तो बहुत ही एक अच्छी चीज है, तो उसके लिए चैलेंज भी आते हैं। तो चैलेंज क्या है यहाँ पर, कि इसरो जो है, अगर यहाँ पर प्राइवेट में आ जाता है, प्राइवेट यहाँ पे आ जाते हैं, तो मेन जो रेगुलेट करेंगे वो तो इसरो ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेन एक बॉडी तो इसरो ही है। लेकिन इसरो जो है यहाँ पर, वो एक नया काम उसके हाथ में आ जाएगा। क्या, रेगुलेट भी करना है और फैसिलिटेट भी करना है। रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, तो इसरो यहाँ पर एक कंट्रोलिंग की फॉर्म में भी निकल के आएगा। इसरो कंट्रोल भी करेगा, इसरो उसमें आगे और बढ़ावा भी देगा। तो इसरो जो है वो एक चीज काम नहीं करेगा, वो दो काम करेगा। इसरो को यहाँ पर जो है कंट्रोल भी करना है, समझाना भी है, उसमें चीजें भी बतानी है। तो इसरो यहाँ पर एक नई तरीके से निकल के आएगा, जिसका काम बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इसरो का यहाँ पर एक जो वर्कलोड है वो बढ़ा हुआ नजर आएगा। दूसरा, अगर इस तरीके की चीज हो जाती है, तो स्पेस मिशन जो है, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा चीज फेल हो जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है तो वो सक्सेसफुल ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो फेल भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट फेल हुआ है, तो उसकी कीमत चुकानी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऐसे स्पेस मिशन जितने भी होते हैं बहुत रिस्की भी हो सकते हैं। तो अगर प्राइवेट है, तो प्राइवेट को इसको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, अगर ऐसा फेलियर भी फेस हो जाता है तो। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, समझ रहे ना सब लोग, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है भाई, तो एक ये भी चीज है। साथ ही साथ और क्या चीज है इसके अंदर, देखो, अगर मान लीजिए कि स्पेस मिशन ऐसे सक्सेसफुल होने लगते हैं, तो आप जानते हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है। तो जो स्पेस मिशन है यहाँ पर प्राइवेटली जितनी भी चीजें हैं, वो टेलीकम्युनिकेशन और ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है, उसका जो डेटा यहाँ पर इनको मिलेगा, वो जो डेटा है, वो डेटा यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा जो है वो एक तरीके से वो डेटा जो है ना, वो उनके पास मिसयूज भी हो सकता है अपकमिंग टाइम पीरियड में। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पेस मिशन आप याद रखिएगा, ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर काफी बार। साथ ही साथ अभी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी नहीं है हमें कि हम प्राइवेट सेक्टर को कैसे इंक्लूड करें, तो वो जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस हमारे पास नहीं है, तो हमारे लिए एक ये भी एक चुनौती है कि भाई अब एक पूरा एक गाइडलाइंस तैयार करनी पड़ेगी, अब एक दिशा निर्देश बनाने पड़ेंगे, अभी एक बहुत बड़ा यहाँ पर इसको काम करना पड़ेगा। तो अभी काम यहाँ पर पूरा बना नहीं है। ठीक है भाई, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन वही है कि अब इसको हम बढ़ावा तो दे ही सकते हैं, तो बढ़ावा देने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसका डेटा प्रोटेक्ट कर ले, अगर हम ऐसी कोशिश करें कि हम डेटा जो है पूरा उसको प्रोटेक्ट कर दे, उसको हम इकट्ठा करना शुरू कर दें, या उसके लिए हम एक नया एजेंसी बना दे जो डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए काम करे, तो उससे क्या होगा, उससे हम लोगों को एक फायदा ये होगा कि अगर हम इस तरीके की जितनी भी चीजें होती हैं वो और बढ़ावा देगी, क्योंकि हमें उसके चीजें तो जो हमें अब बढ़ावा तो देना ही है ना, हमें जो है वो नई चीजें तो करनी ही है ना, हम नई चीजों को बढ़ावा तो देंगे ही। तो उसके लिए अगर हम एक एजेंसी बना देते हैं, तो वो हमारे लिए बेटर रूप से साबित हो सकती है। साथ ही साथ हम यहाँ पर अगर और जो हमारी और कंट्रीज हैं, यूएसए है, रशिया है, अगर हम उनके साथ भी कोलैबोरेट करते हैं, उनके साथ भी हम यहाँ पर सहयोग करते हैं, या वो हमारा सहयोग करती हैं, तो हमारे को उससे भी फायदा होगा। समझ रहे हो? ठीक है, फिर साथ ही साथ यहाँ पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी बढ़ाएं। तो ये है बेसिकली इसके मीनिंग्स। ठीक है भाई, समझे सब लोग इस चीज को? तो ये पूरा क्या है, ये इसरो का एक पूरी यहाँ पर आप कह लीजिए एक नई चुनौती भी है उनके सामने, और इसका समाधान भी है। दोनों तरीके से इसको हम लेके चलेंगे, तो ये दोनों ही तरीके से हमारे पास बनी हुई है, जिसका जो रोल है वो आपको याद करना है, आपको समझना है, इसके ऊपर आपसे सवाल बिल्कुल ही बिल्कुल किए जा सकते हैं। समझ गए सब लोग? चलिए,
3 आर्टिकल्स हमने कंप्लीट किए, बढ़ते हैं हमारे चौथे आर्टिकल की तरफ जिसका नाम है टेररिज्म, आतंकवाद। ये क्यों न्यूज में है? पहले तो मैं ये बता दूं ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी ही एक रिसेंटली एक मीटिंग हुई है, नो मनी फॉर टेरर। इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में यही बोलते हैं, नो मनी फॉर टेरर। मतलब कि टेररिज्म के लिए कोई मनी नहीं दी जाएगी। इसका सीधा सा ये अर्थ है, जो मोदी जी अभी यहाँ पर मीटिंग हुई थी हैदराबाद में, इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि हम टेररिज्म को प्रमोट नहीं करने देंगे किसी भी हालत में। तो क्या है ना कि यहाँ पर सीधा ही मोदी जी ने किसके ऊपर निशाना दिया है? यहाँ पे सीधा ही निशाना दिया गया है किसको? पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ही वो कंट्री है जो कि यहाँ पर जो है टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए पैसा देती है। तो ये ऐसा नहीं कि कोई गुड टेररिज्म है या बैड टेररिज्म है। मोदी जी के हिसाब से जो उनकी स्पीच है, मैंने उसकी कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे रखी हैं, उनके हिसाब से ये ह्यूमैनिटी, हमारी मानवता, हमारी स्वतंत्रता, हमारी पूरी सभ्यता पर एक तरीके का हमला है। और सिर्फ टेररिज्म को तभी झुकाया जा सकता है, तभी उसको हराया जा सकता है, जब हम सब लोग मिल करके एक ही तरीके से, समान तरीके से मिल करके उसके ऊपर जीरो टॉलरेंट हो जाए कि हम किसी भी हालत में टेररिज्म को नहीं सहेंगे। अगर हम कुछ इस तरीके की पॉलिसी को अपनाते हैं, अगर हम ये कोशिश करते हैं कि हम कुछ जो है वो इस तरीके की पॉलिसी अपनाएं जो कि इकट्ठा होकर के टेररिस्ट के अगेंस्ट हो, तो बस तभी हराया जा सकता है। और उन्होंने एक बात ये भी बोली कि टेररिस्ट के अगेंस्ट लड़ना, एक आतंकवादी के अगेंस्ट लड़ना और आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ना वो अलग बात है। आतंकवादी तो एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन आतंकवाद तो बहुत बड़ा ग्रुप है, एक नेटवर्क है। समझ रहे हो? तो बस वही है, अगर हम इसको बचाना चाहते हैं तो हम क्या करें यहाँ पर? हमें एक व्यवस्थित रूप से, हमें एक व्यवस्था करके ही इसके प्रति जो है वो रिस्पॉन्स लागू करना होगा। ठीक है? सो इसको आपको समझना है। समझ गए ना इस बात को? बात समझे या नहीं? कि आप यहाँ पर जो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, माननीय प्राइम मिनिस्टर, वो ये समझाना चाह रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, हमारा देश बिल्कुल ये चाहता है कि हम टेररिज्म को किसी भी तरीके से प्रमोट ना करें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिज्म को फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करती हैं। और कई कंट्रीज की तो अपनी फॉरेन पॉलिसी है जिसमें ये चीज लेके आते हैं। और अगर आपको इस बात से हैरानी होगी कि कई कंट्रीज जो टेररिस्ट होते हैं ना, उनको ये कहती है कि वो हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी है, वो हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स हैं। आप सोच सकते हैं उनका लेवल। तो इस तरीके से आप सोचिए कि ये तक भी वो सोचते हैं। तो बताइए कि इस तरीके की अगर सोच रखते हैं तो उसके लिए हमें क्या, कितनी जबरदस्त तरीके से एक नेटवर्क बनाने पड़ेंगे और इस चीज को ठीक करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना सब लोग इस चीज को? तो ये हालात है। हालात देखिए किस प्रकार से है। तो इस प्रकार के हालातों से निपटने के लिए एक ही तरीका होता है कि अब ऐसा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना है कि अगर हम ऐसा करें कि हम कॉस्ट लगाना शुरू कर दें। कॉस्ट का यहाँ पर मतलब है कि हम उनके ऊपर कोई सख्त कार्यवाही करके दंड लगाएं उनके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जब पैसा जाएगा ना कंट्री के हाथ से, तब उनको रियलाइज होगा। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एक व्यक्ति है जो कि टेररिस्ट को सिंपैथी दिखाता है उनकी, उनके लिए, अलकायदा, आईएसआईएस, जिहाद, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जैश ए मोहम्मद वगैरह जैसी ऑर्गेनाइजेशन को साथ में बढ़ावा देने की कोशिश करता है, तो हमें उसको भी उस आइसोलेट कर देना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए, बॉयकॉट कर देना चाहिए। और मेरे हिसाब से भी ये बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है इस चीज का। अगर हम टेररिस्ट के या टेररिज्म के अगेंस्ट एकजुट होकर के नहीं लड़ सकते ना, तब तक कोई फायदा नहीं है एकजुट अपने आप को कहने का। एकजुट होना बहुत जरूरी है, तभी आप लड़ सकते हो, है ना? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए काम कर रही है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एफएटीएफ। एफएटीएफ तो बहुत न्यूज में रहती है, सुना ही होगा। ये अपनी एक क्या निकालती है? ये अपनी एक ग्रे लिस्ट निकालती है, ये अपनी एक ब्लैक लिस्ट निकालती है। इन्होंने अभी रिसेंटली ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है और म्यांमार को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। ये ग्रे लिस्ट क्या होती है? ये ग्रे लिस्ट आपको एक वार्निंग दे रही है कि या तो सुधर जाओ, बंद कर दो पैसा देना टेररिज्म को प्रमोट करना, अपनी कंट्री पे ध्यान दे लो। अदरवाइज क्या कर रहे हैं हम? अदरवाइज हम लोग
जो है आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। और ब्लैक लिस्ट में चले गए तो आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको आईएमएफ लोन नहीं देगा, आपकी कंट्री की सिचुएशन खराब होगी तो आपके साथ सपोर्ट नहीं किया जाएगा, आपको पूरा जो वर्ल्ड है वो बॉयकॉट करेगा। ठीक है। तो अब अभी प्रेजेंटली नॉर्थ कोरिया है इसमें, और नॉर्थ कोरिया का तो आप जानते हैं वहां पे तो तानाशाही है, वहां पे तो किंग जोंग की तानाशाही चलती है, बस उन्हीं की मर्जी चलती है। इस प्रकार से टेररिज्म जो है वो हमारे भारत में एग्जिस्ट करता है। सॉरी, जो टेररिस्ट ये है, ये इसके अगेंस्ट हम जो है वो चीज सोच रहे हैं हमारे यहाँ पर ऐसे है। ठीक है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स है, एगमॉन्ट ग्रुप है, एगमॉन्ट ग्रुप भी एक ग्रुप है जो कि इसके अगेंस्ट लड़ता है यहाँ पर। तो इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, वो और ज्यादा जो है वो इलीगल फंड को रोकने में मदद यहाँ पर करें। ठीक है, पता लगाएं कि क्या चीज है, इनकी रोकथाम के ऊपर कुछ ना कुछ कार्यवाही करें। समझ रहे हो सब लोग? जो आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के भी ये चीजें की जाती हैं, तो टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। जो भी वेपन्स हथियार जरूरत होती है, उन हथियारों को सप्लाई करना बंद करना चाहिए। ऐसे जितने भी ग्रुप्स चल रहे हैं, ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उनको रोकना चाहिए। ठीक है। एक कंट्री का जो एक पूरा लॉ है एक कंट्री का, वो इतना सख्त होना चाहिए, वो टेररिज्म को किसी भी हालत में बर्दाश्त ही ना करे। ठीक है। एक्चुअली में जो ये पूरा टेररिज्म का कॉन्सेप्ट है, पता है कहाँ से निकल के आया है? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय रीन ऑफ टेरर में निकल के आया था। रीन ऑफ टेरर जिसमें मैक्समिलियन डी रॉबेस्पेयर, जो उस समय के राजा हुआ करते थे, ये थे, मतलब राजा कह लो या पूरा फ्रांस के ऊपर राज किया करते थे। तो ये जो मैक्समिलियन डी रॉबेस्पेयर है, ये मैक्समिलियन डी रॉबेस्पेयर ने यहाँ पर ये चीज स्टार्ट करी थी। और फिर उसके बाद मैक्समिलियन डी रॉबेस्पेयर के बाद ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में आया। फिर धीरे धीरे करते करते जो लेफ्ट विंग है, ठीक है, वामपंथी उग्रवाद जो है, उन्होंने ये क्या बोला भाई, उनके हिसाब से जो पूरा क्रांतिकारी आंदोलन ही एकमात्र राजनीति होती है, वायलेंस ही करने से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने आप को बढ़ावा दे सकते हो। ये सब कुछ जो है मलेशिया वियतनाम यहाँ पर ये चीज बढ़ने लगी। फिर धीरे धीरे करते करते बहुत ज्यादा रूप में टेररिस्ट ग्रुप हमारे सामने हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आप नाम भी यहाँ देख सकते हैं, मैंने नाम भी यहाँ पर लिखे हैं, जो कि इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हैं, जैसे कि अलकायदा, आईएसआईएस, इस तरीके से बहुत सारे नाम। ठीक है। सो टेररिज्म क्या है? टेररिज्म बेसिकली लोगों के मन में डर भर देता है। भाई वो अपना एक वो लोग अपना एक राजनीतिक उद्देश्य पूरा करते हैं, लोगों के अंदर एक डर का माहौल बना करके। वो क्या करते हैं, अगर आपके एग्जाम में टेररिज्म पे ऐसे लिखने को आता है जिसके ऊपर हाई चांस है, आपके एग्जाम में टेररिज्म पे ऐसे लिखने के लिए आ सकता है, अगर आप कोई भी मेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हो, तो आपके एग्जाम में टेररिज्म पे ऐसे लिखने को आएगा। तो वो टेररिज्म पर जो ऐसे है वो आपने कैसे बताना है, आप उसको शुरुआत ऐसे कर सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आप डेफिनेशन जो आपको इसमें से फर्स्ट और सेकंड में से सही लगे, वो आप उसको इस्तेमाल कीजिए और अपना आंसर शुरुआत कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर टेररिज्म जो है वो एक तरीके से जो है गैर कानूनी अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस होता है, जिसको हमारे कानूनों में नहीं लिखा है, क्योंकि आप खुद के अपने पॉलिटिकल, रिलीजियस और सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हो। समझ गए? और लास्ट की जो लाइन है ना, ये जो थर्ड पॉइंट लिखा है, ये आप अपने लास्ट के पैराग्राफ में यूज करोगे। कि बहुत हैरानी की बात है कि जब टेररिज्म को सबने ग्लोबल लेवल पे पहचान भी लिया है, पर फिर भी आप टेररिज्म है उसको प्रूफ करने में, उसको रोकथाम में आज भी निरर्थक साबित साबित हुए हैं। क्यों? क्यों निरर्थक साबित हुए हैं? क्योंकि आज भी जो टेररिज्म है, वो एक जगह पर तो एक एक कंट्री में उसको फ्रीडम फाइटर बोला जाता है, एक कंट्री में उसको गलत माना जाता है। तो उस पे तो एक रूल है ही नहीं। तो टेररिज्म को किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये इसकी सोच है। दूसरा, अभी रिसेंटली ही जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्रालय के मंत्री हैं जो अमित शाह, उन्होंने भी इस चीज के ऊपर यहाँ पर सेम ही बात को बोला है कि किसी भी रूप में हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। हम हर तरीके से जो है डिस्कशंस करेंगे, हम हर सरकार को यहाँ पर जो लेकर के आएंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं पीस बनाना। इंडिया हमेशा से पीस का साथी रहा है, हम हमेशा से यही चाहे हैं हम लोगों ने कि हम सिर्फ शांति बनाए रखें।
तो ये जो फंड्स देना या इस तरीके के जितने भी चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, हमें उन चैलेंजेस को रोकथाम करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि टेररिज्म, आप कह ले आप कितने भी ह्यूमन राइट्स बना लो, आप कितनी भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर चीजें कर लो, जब तक आप टेररिज्म को नहीं रोक पाए हो, आप ह्यूमन राइट्स का क्या ही कर लेंगे। समझ रहे हो? तो यही है, अगर लोकतंत्र, मानव अधिकार की बात करूं और लोगों की स्वतंत्रता की बात करूं और शांति की बात करूं, तो सबसे बड़ा दुश्मन इनका क्या है, इन सब चीजों का, वो है आतंकवाद। वो रुकेगा जिसके लिए हमें कंधे से कंधा मिला करके हर एक कंट्री को साथ बढ़ना पड़ेगा। और ये सब जो बातें मैं आपको बोल रही हूँ, ये बस बोली मेरी है, लेकिन ये शब्द किसके हैं? ये सारे शब्द हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे गृह मंत्रालय के मंत्री के हैं। समझ रहे हैं सब लोग? ये सारी चीजें आपको समझ में आज आ गई होंगी। तो अगर टेररिज्म पे कुछ भी आता है तो आपने इसको क्रिटिसाइज करते हुए, उसकी आलोचना करते हुए अपने ये बताने हैं कि किस तरीके से आप समझते हैं कि हम टेररिज्म की रोकथाम कर सकते हैं। तो आपने जो अपना आंसर को एक्सप्लेन करना है वो इसी प्रकार से समझाना है। बढ़ते हैं हमारे चौथे आर्टिकल की तरफ, जो कहता है कि भारत जो है वो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में कितना बड़ा है आगे। हमारा जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जो हमारे होते हैं, वो हम बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं समझते हैं आज। देखिए भाई, आपको इतना तो पता है कि हमारे जो निर्यात है एग्रीकल्चर के, वो आज के समय में बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं। ठीक है, जिसका मैंने एक आंकड़ा भी यहाँ पर तैयार करा है, पहले से 16.5% बड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, अप्रैल मार्च या अप्रैल सितंबर के टाइम पीरियड में, और आगे आने वाले समय में ये आंकड़े और बढ़ेंगे, इसकी भी हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके लिए बहुत सारे डिसीजंस को लेना पड़ेगा। ठीक है ना, हमारे डिसीजंस होंगे। कैसे? जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर सरकार ने बढ़ाया है। जैसे मस्टर्ड के लिए बढ़ाया, ठीक है, सरसों के लिए बढ़ाया, ठीक है, ऐसे ही वीट के लिए बढ़ाया है। ठीक है, ऐसे ही करते करते बहुत सारी चीजों के लिए यहाँ पर इसको बढ़ावा दिया गया है। तो इसी तरीके की जो सहायता हम फार्मर्स को प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, तो उससे क्या होगा? नए नए तरीके मिलेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं एग्रीकल्चर को। अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा बढ़ावा किसका मिला है, तो वो है राइस, चावल का, गेहूं का, ठीक है, मीट का, नॉन वेज जो आइटम्स होते हैं, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का। भारत जो है वो डेयरी में काफी आगे है, डेयरी का। तो ये सब है। और अगर मैं बात करूं कि भारत से सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ होता है, तो भारत से सबसे ज्यादा निर्यात जो है वो यूएसए, यूएई, चाइना, कनाडा, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, यहाँ के देशों में किया जाता है। समझ गए सब लोग इस बात को? तो ये इस तरीके की आपको चीजें याद रखनी है, इनको नोट कर लो सारी चीजों को। ठीक है, वीडियो पॉज करके सारी चीजें नोट कर लो। और इसको हमें कैसे बढ़ावा देना है, वो सरकार बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी चीजों को यहाँ पर बढ़ाई है। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। बहुत सारी आप कह लो ग्रुप बनाए गए हैं, बहुत इस प्रकार के ग्रुप बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा जो है क्रॉप की बात करूं, तो भारत में वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ यहाँ होता है। वीट बात करूं मैं, सबसे ज्यादा हमें यूपी, पंजाब, हरियाणा यहाँ पे मिलता है। तो बस वही है, हम लोग टॉप पे रहे हैं और हम बिल्कुल ये कोशिश करते हैं कि हम और इसको बढ़ावा भी दे सकते हैं, ताकि फार्मर्स की इनकम भी यहाँ पर बढ़े। और हम इस तरीके के एग्जीबिशन, जो उसका नाम है B2B एग्जीबिशन, क्या है ये B2B? B2B है बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन। इस तरीके के एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करके, नए नए तरीकों को यहाँ पे देके, मार्केटिंग करके पूरे वर्ल्ड में जाके हम क्या कर सकते हैं? हम लोग इसको बढ़ावा दे सकते हैं। प्लस भारत ने यहाँ पर करीब 220 से ज्यादा लैब्स पूरे वर्ल्ड में लगाई हैं, ताकि वो क्या कर सके, जो पूरे एक्सपोर्ट करने के लिए जो पार्टनर्स हैं वो बना सके और हम एक्सपोर्टिंग में आगे बढ़ सके। समझ गए सब लोग? ये आ सकता है इस पे क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ, निकोबारी होड़ी बोट। क्यों है ये न्यूज में? क्योंकि निकोबार ने पहली बार, जो हमारा अंडमान निकोबार है, जिसको यूटी का दर्जा दिया गया था 1 नवंबर 1956 को, अंडमान एंड निकोबार, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उन्होंने पहली बार किसी अपने प्रोडक्ट को जीआई टैग की डिमांड करी है।
तो जीआई टैग मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं बताती हूँ कि निकोबारी होड़ी क्या है। निकोबारी होड़ी एक बोट है जो कि उस ट्राइब की, निकोबारी ट्राइब की ट्रेडिशनल है। ठीक है। एक्चुअली में जो इसको बनाने का जो तरीका है, निकोबारी होड़ी को, इसको बनाने का तरीका और इसको बनाने के जो भी एक स्किल लगती है, जो उसमें हमारी एक दक्षता लगती है, वो दक्षता यहाँ पर उन्होंने विरासत में सीखी है अपने पूर्वजों से। ठीक है। वो वहां पर ट्रीज की जो लकड़ी होती है उससे मिलके उसको बनाया जाता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है कोकोनट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, लोगों को ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ रेसिंग करने के लिए इसका अलग अलग रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो ये एक निकोबारी होड़ी है जिसको आप याद रखेंगे। अब हम ये समझते हैं कि ये जीआई टैग क्या होता है। ये जीआई टैग होता क्या है। देखिए, ये जो जीआई टैग है, ये एक जोग्राफिकल इंडिकेशन, जो एक क्षेत्र की पहचान बनता है। जैसे अगर मैं एक बात बोलूं कि मैं बोलूं रसगुल्ला। ठीक है। आपके दिमाग में रसगुल्ला से क्या बनेगा? आपके दिमाग में या तो अग्रवाल, बीकानेर, ग्रोवर, ऐसे ही दिमाग में आएगा, या तो आपके दिमाग में आएगा वेस्ट बंगाल, अगर मैं स्टेट की बात करूं। तो जैसे एक स्टेट में एक जगह की पहचान बन जाता है, मैं आपको बोलूं कोल्हापुरी चप्पल, क्या आएगा दिमाग में? महाराष्ट्र, कोल्हापुर। मैं आपको बोलूं पाशमीना शॉल, क्या आएगा दिमाग में? जम्मू कश्मीर। मैं आपको बोलूं, मान लीजिए केसर, तो क्या आएगा दिमाग में? जम्मू कश्मीर। तो ऐसे ही जो एक एक जगह की पहचान बन जाता है, उसे हम कहते हैं जीआई टैग। जो एक जगह की, उसी जगह से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो वो एक ओरिजिनल भी रहेगा। ठीक है ना। तो ये उसकी एक ओरिजिनलिटी के लिए है। ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया है, 10 सालों के लिए जीआई टैग दिया जाता है, तो वो उस जगह की पहचान बनने के साथ साथ उसका आप और कोई आइटम उसकी कॉपी नहीं कर सकते, वो आइटम आपका है और आपका ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। ये किसी भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को, खाने पीने के सामान को, वाइन और स्पिरिट ड्रिंक्स, रिसेंटली निहोंशु करके भी एक जापान की एम्बेसी ने इसको जीआई टैग देने की डिमांड करी है। तो ये भी एक पढ़ लीजिएगा। ये वैसे मैंने अपने करंट अफेयर्स में कवर अप किया है, जो मैं वीकली करंट अफेयर्स बताती हूँ। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, जीआई टैग इस तरीके का एक आइटम होता है। ठीक है भाई। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट से, इसका मुझे आंसर बताएंगे। रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, ये फ्रेश वाटर स्पीशीज है, बिल्कुल फ्रेश वाटर में मिलती है। और साथ ही साथ ये जो है वो एक रिवर्स के अंदर, डीप रिवर्स में मिलती है, जो कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में मिलती है। और आईयूसीएन का इसका स्टेटस एंडेंजर्ड है। इसका आंसर है सी। तो आपको ये चारों स्टेटमेंट्स याद करनी है। किसके बारे में? रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल के बारे में। इंग्लिश हिंदी दोनों में इसको यही कहते हैं। ये आप रीड करेंगे। ये सॉल्ट वाटर में नहीं मिलती है। ऐसे ही मैं आपके लिए एक और दूसरा क्वेश्चन लेके आई हूँ, उड़ा देवी या उदा देवी के बारे में। उदा देवी के बारे में आपको स्टेटमेंट्स पढ़नी है। जो उदा देवी है, ये आपने नाम सुना है सबने, 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल के साथ ये जुड़ी हुई थी। ये एक अवध स्मॉल एक जो विलेज है वहां से बिलोंग करती है, जिसने 1857 की क्रांति में जो है यहाँ पर जो है वो एक उनके अगेंस्ट, अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। और इस 16 नवंबर को उनको, उनकी शहीदी यहाँ पर जो है वो उपलक्ष्य में वहां पर एक उत्तर प्रदेश में पूरा एक कार्यक्रम बनाया जाता है। तो इसमें भी सारी स्टेटमेंट ठीक है, बी ही इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको ये भी स्टेटमेंट अपने नोट्स में ऐड करनी है। तो इस तरीके से हमारे पूरे जो है 22 नवंबर के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। आई होप सब लोगों को ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा और पता चला होगा कि आज के समय में क्या न्यूज में है और क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।